गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और हमारा टॉपिक चल रहा था सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसको कैरी ऑन करते हैं। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाली भी होती हैं, उनको मोटाइल बोलते हैं। और जो किसी फिक्स पोजीशन में एक सरफेस एरिया में लगे रहते हैं उन्हें नॉन मोटाइल कहते हैं। इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम दियर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया जो मोटाइल होते हैं उनमें एक फिलामेंटस एक्सटेंशन उनकी बॉडी के सेल वॉल में देखने को मिलते हैं, जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया शो अ रेंज ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अलग अलग बैक्टीरिया में जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं उनमें अलग अलग नंबर में, ठीक है, और अलग अलग ढंग के उनमें अरेंजमेंट में क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। 3 इसके पार्ट होते हैं फ्लैजिलम के। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन and extends from the cell surface to the outside। सबसे लंबा जो पार्ट है उसका वो कौन सा होता है, फिलामेंट होता है, और वो उसके सेल सरफेस से लेकर के आउटसाइड तक निकले रहते हैं। बिसाइड फ्लैजिला, पिली एंड फिम्बेरी आर ऑल्सो सरफेस structure of the bacteria but do not play a role in motility। तो ये भी एक फ्लैजिला के अलावा बैक्टीरिया की सेल में पिली और फिम्ब्रिई, ये 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन ये मोटिलिटी यानी कि उनको मूव होने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। द पिली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशियल प्रोटीन से बना होता है। फिम्बेरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्पोरेटिंग आउट ऑफ द सेल। सेल के से ये बाहर की ओर निकले रहते हैं, स्पोरुलेटेड होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया टू रॉक्स इन द स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो इन द होस्ट टिश्यू। तो इसका मेन वर्क क्या होता है इन दोनों पार्ट्स का, ये अटैच करने किसी होस्ट बॉडी से या फिर रॉक वगैरह से बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके साथ राइबोसोम क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। दे आर अबाउट 15 nm नैनोमीटर, काफ़ी छोटा साइज है, और इससे लेकर 15 से 20 nm इनका साइज होता है। एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। राइबोसोम चाहे हम बात करें प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक, दोनों में 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। तो इसके जो 2 यूनिट होते हैं वो होते हैं 50s और 30s यूनिट के, ठीक है। लेकिन जब वो साथ में प्रेजेंट रहते हैं तो वो 70s होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो हमेशा कितने एस का होता है, 70s का होता है। उसके जो 2 सब यूनिट होते हैं वो 50 और 30s के होते हैं, ठीक है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम ऐसा बॉडी ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए। कुछ राइबोसोम एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ भी बाइंड रहते हैं एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। केवल एक सिंगल मैसेंजर आरएनए से अटैच होने वाले राइबोसोम क्या कहलाते हैं, जो बाद में क्या फॉर्म करते हैं, एक चैन को फॉर्म करते हैं जिन्हें पॉलीराइबोसोम या फिर
पॉलीसोम बोला जाता है। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। तो जो राइबोसोम होता है पॉलीसोम का, वो ट्रांसलेट करने का काम करता है मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में। इंक्लूजन बॉडीज reverse material in prokaryotic cell are stored in cytoplasm in the form of inclusion bodies। जो भी स्टोर मटेरियल होता है या रिजर्व मटेरियल होता है जिसकी सेल को कभी खास कंडीशन में उनकी नीड होती है, उनको स्टोर करने का काम कौन करते हैं? इंक्लूजन बॉडी के रूप में किया जाता है। और ये कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। दे आर नॉट बॉन्ड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है। एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोसिस्ट प्लांट, एनिमल एंड फंगी। तो जितने भी प्रोटिस्ट हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, फंगी हैं, ये 4 किंगडम में क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bond organelles। क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल जितनी भी हैं उनमें एक कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि अलग अलग पार्ट हमें प्रॉपरली देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होते हैं। यूकैरियोटिक सेल possesses a organized nucleus with a nuclear envelope। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके बाहर से न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइकोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हमें लोकोमोटरी और साइकोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स की देखने को मिलती है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए वो किसके अंदर रहता है? क्रोमोसोम के अंदर रहता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेसेस cell wall, plastid and a large central vacuole which are absent in animal cell। यूकैरियोटिक सेल मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, दोनों में डिफरेंस की बात करें, तो 3 मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। सेंट्रल पोजीशन में एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, खाली स्पेस, जो कि absent रहते हैं एनिमल सेल में। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स विच आर absent इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। इसके अलावा जो एनिमल सेल है उसमें एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, स्पेशल ऑर्गेनेल, जिसका नाम क्या होता है? सेंट्रियोल्स, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और ये जितने भी प्लांट सेल हैं उनमें absent रहते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है, आपको ये डायग्राम बाय हार्ट याद होना चाहिए। कौन सा पार्ट किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है और प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, आप इस डायग्राम की हेल्प से भी इसे समझ सकते हैं।
Let us now look at individual cell organelle to understand their structure and function. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, उनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है और क्या उनका फंक्शन है। सबसे पहले बात आती है सेल मेम्ब्रेन की। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड only after the advent of the electronic microscope in 1950। 1950 में जब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर लिया गया या उसका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ही एक डिटेल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का देखा गया। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल RBCs enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। उससे पहले केवल केमिकल स्टडी के द्वारा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट ने बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेड ब्लड सेल जो होती है ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट, उसका क्या किया, केमिकल के साथ रिएक्शन करवाया, तब जा कर के उन्होंने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको बताया। ठीक है, दिस स्टडी शोड that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein। और केमिकल जो कंपोजिशन वाली जो बात की गई उसके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक तो लिपिड और दूसरा प्रोटीन। और अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड होती है फॉस्फोलिपिड, और वो भी अरेंज्ड रहती है एक बाइलेयर में, यानी कि दो लेयर में एक साथ होती है। ऑल्सो द लिपिड अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head toward the outer side and the hydrophobic tail toward the inner part। तो जो लिपिड होती हैं उसका जो पोलर हेड है वो हमेशा बाहर की ओर होता है, यानी कि सेल के बाहर की ओर। और उसका जो पोलर टेल है वो कहाँ होती है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो उसके इनर साइड में होती है लिपिड की। ठीक है, दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। तो जो क्या है, नॉन पोलर टेल है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एक्वस इन्वायरमेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो हमेशा वो अंदर की ओर इसलिए होते हैं क्योंकि जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी एक्वस होता है। द एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली relieved that the cell membranes also possesses protein and carbohydrate। इसके बाद जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की गई तो इस बात का भी पता चला कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड के साथ साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी बनी रहती है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज considerably in different cell type। तो ये अलग अलग सेल्स में इनका जो कंपोजिशन है या रेशियो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द erythrocytes have approximately 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। अगर हम ह्यूमंस की जो इरिथ्रोसाइट हैं उसकी बात करें तो उसमें लगभग 52% क्या रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहती है और 40% लिपिड प्रेजेंट रहती है। डिपेंडिंग ऑन ease of excretion, membrane protein can be classified as
इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन की वो भी हम क्लासिफाई करते हैं उसे इंटीग्रल और पेरिफेरल पेरिफेरल रीजन्स में। पेरिफेरल प्रोटीन lie on the surface of membrane while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है, सरफेस की ओर होती है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो या तो पार्शली या फिर टोटली मेम्ब्रेन में बरीड यानी कि दबी हुई होती है। एन इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सेंगर एंड निकोलसन। एक जो इम्पोर्टेंट मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का उसको प्रपोज किया था सेंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोइज़ेक मॉडल, जिसको नाम दिया गया फ्लूइड मोइज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस classy fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer। क्योंकि हमने पढ़ा जो लिपिड होती है वो कैसे रहती है, बाइलेयर में रहती है, और उसके बीच में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो क्योंकि ये क्या होता है, एक क्लासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, तो ये प्रोटीन के मूवमेंट को क्या करती है, इनेबल कर देती है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, और इसको यहाँ पर इसका फ्लूइडिटी बोला जाता है। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of function like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion or endocytosis, cell division। जो नेचर है, फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस व्यू से, अगर हम बात करें, सेल ग्रोथ करती है जिसकी वजह से ह्यूमन की बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंटरसेलुलर जंक्शंस बनते हैं जहाँ पर सिक्रीजन होता है, एंडोसाइटोसिस होता है, या फिर सेल डिवीजन। ये सारा किस वजह से होता है, जो मेम्ब्रेन है उसका फ्लूइड नेचर होने की वजह से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करना है मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रिवेंट और आइदर साइड ऑफ इट। ये क्या करती है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो केवल कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने आर पार जाने देती है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called the passive transport। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने के मिलेंगे। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, जितना भी ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है बिना किसी एनर्जी को के रिक्वायरमेंट के, उसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूरल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूरल सॉल्यूट्स हैं, जब भी हमारे नर्वस सिस्टम वर्क करता है तो यहाँ पर जो न्यूरल्स सॉल्यूट होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो कैसे सिंपल डिफ्यूजन वाली मेथड से along the concentration gradient from higher concentration to lower की ओर मूव करते हैं। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऐसे ही वाटर भी हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर के डिफ्यूजन को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो हाइयर कंसंट्रेशन वाला
लिक्विड है वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन वाले लिक्विड की ओर फ्लो करते हैं। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड bilayer, they required a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है, वो लिपिड की बाइलेयर से क्रॉस नहीं हो पाते हैं, तो इनको एक कैरियर प्रोटीन की नीड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसा भी होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स, बहुत कम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अक्रॉस चलते हैं, वो अगेंस्ट चलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, यानी कि वो फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। और ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी की आवश्यकता है। इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, जहाँ पर एटीपी का यूज़ किया जाता है, इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आयन और पोटेशियम आयन और सोडियम आयन को जब पंप किया जाता है, वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर एक एनर्जी डिपेंडेंट क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।